दूसरी औरत शहर से कोसों दूर बढ़ापुर नाम का एक गांव है। गांव में चौहान जाति के ठाकुर रहते हैं। पुराने जमींदार थे। आज भी किसी किसी के पास 8-8, 10-10 एकड़ जमीन है। फसल भी अच्छी हो जाती है। हर एक के खेत में ट्यूबवेल लगा है। कुछ घर ब्राह्मणों के हैं जो खेती नहीं करते हैं, खेत भी नहीं है। कुछ और जातियों के घर भी हैं जो इन जमींदारों के घर पर काम करते हैं। फसल पर कुछ अनाज मिल जाता है, कुछ मजदूरी करते हैं। जहाँ भी आसपास काम मिल गया। कुल मिलाकर गांव खुशहाल है। इसी गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता है। कोई 35-36 साल का होगा। 7-8 साल पहले उसकी शादी हुई थी कमलेश के साथ। कमलेश देखने में खूबसूरत थी। उसके पिताजी भी बड़े जमींदार थे। राजेश के पिता नहीं थे। वो 10-12 साल पहले किसी दुर्घटना में मारे गए। राजेश ने अपने चाचा चाची के साथ जाकर कमलेश को देखा। देखते ही राजेश शादी को तैयार हो गया। होता भी क्यों नहीं, ऐसी सुंदर लड़की और उसका बाप भी मालदार। शादी बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हो गई। कमलेश को पाकर राजेश धन्य हो गया। साल भर बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका कुलदीपक नाम रखा। 2 साल बाद एक लड़की हुई मीनाक्षी। जब मीनाक्षी पेट में थी तभी से कमलेश बीमार रहने लगी। मीनाक्षी के होते होते वह काफी कमजोर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने चारपाई पकड़ ली। राजेश ने आसपास के कई छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, तमाम दवाइयां भी खिलाई, पर कमलेश का रोग किसी से ठीक नहीं हुआ। किसान हो या व्यापारी, चाहे नौकरी पेशा ही क्यों न हो, घर में बीमारी किसी को लग जाए तो घर बर्बाद हो जाते हैं। राजेश कमलेश को लेकर शहर गया। घर बूढ़ी माँ के हवाले हो गया। माँ को 2 बच्चे देखने, खेतों को देखना, जानवर भी पाले थे, उन्हें कौन देखता। सो एक दिन पास के बाजार में भिजवाकर सभी जानवर औने पौने दामों में बेच दिए। उधर शहर में कमलेश के डॉक्टर ने परीक्षण के आधार पर बताया कि इसको शुगर की बीमारी है और वह काफी बढ़ चुकी है। एक गुर्दा तो बिल्कुल खराब हो चुका है, दूसरा भी खराब होने ही वाला है। कमलेश का रोग ठीक हो ही नहीं सकता, इसके गुर्दे बदलने पड़ेंगे। राजेश की तो हालत खराब, रुवासा हो गया। कमलेश की उम्र ही क्या होगी, यही कोई 28-30 साल। गुर्दे बदलने को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर के कंपाउंडर ने सलाह दी कि इसे दिल्ली दिखा दो किसी बड़े अस्पताल में। राजेश कमलेश को लेकर दिल्ली पहुंच गया। जो भी पाई पैसा था वो सब खर्च हो चुका था। वहां के डॉक्टरों ने भी वही सलाह दी जो उसके शहर के डॉक्टर ने दी थी। राजेश कमलेश को लेकर घर आ गया। घर आने के 1 महीने बाद कमलेश की मृत्यु हो गई। सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी। अंत में मरीज से भी हाथ धो बैठा राजेश। राजेश के घर की हालत खराब हो चुकी थी। बूढ़ी माँ विक्षिप्त हो गई थी। जब देखो तब आंखों से आंसू की धारा। राजेश को जब भी देखे तब रो पड़ती थी। कलेजे के टुकड़े को परेशानी में देखकर हर माँ का दिन ऐसे ही भर आता है। छोटे बच्चों की भी हालत खराब। कपड़े मैले हो रहे हैं। हफ्ते भर से बच्चों को नहलाया नहीं है। बड़ा स्कूल जाने लायक हो गया है, कौन भेजे, सब तितर बितर हो गया है। सारा निजाम ही बिगड़ गया है घर का। माँ बिल्कुल टूट गई है। उसे घर सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। निराशा से घिरी रहती है रात दिन। एक दिन राजेश के चाचा घर पर आए तो उसकी माँ उनके आगे फफक फफक कर रो दी। चाचा ने बहुत समझाया बुझाया, ये सब विधि का विधान है। वैसे ही आपको भाई साहब का दुख सालता रहता है, ऊपर से जवान बहू की मौत हो गई, रोना तो आएगा ही, पर किया क्या जाए। हिम्मत रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतने में ही राजेश कहीं से आया। बड़ा बच्चा राजेश को लिपट गया। छोटी दादी की गोद में बैठी है। पूरा घर ही बेतरतीब हुआ पड़ा है। छत की तरफ जाले लगे हैं। दीवारें बच्चों ने खुर्च रखी है। कपड़े अस्तव्यस्त हैं। बर्तन कोई यहाँ पड़ा है कोई वहाँ। रसोई में मक्खियाँ भिन भिन रही हैं। झूठे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। अब राजेश आ गया है। वो छोटी को पकड़ेगा तो माँ किसी तरह रोटी का प्रबंध करेगी। बातों ही बातों में चाचा ने कहा, भाभी जी आप राजेश की शादी कर दो, दूसरी औरत आ जाएगी तो घर की हालत संभाल लेगी। कह तो ठीक रहे हो, पर कोई नर्म दिल की मिले तब ना। दूसरी तो पहली के बच्चों को मारेगी, जलन करेगी। अगर चाल चलन ठीक नहीं तो घर को नरक बना देगी। उससे तो ऐसे ही काट लेंगे। फिर रुवासी हो गई। चाचा ने कहा,
फिक्र मत करो, देखभाल करेंगे। कोई विधवा परित्यक्ता मिल जाएगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो ज्यादा नखरे नहीं करेगी, पर पूछताछ करनी पड़ेगी, समय निकाल कर करना होगा। भाभी, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आपने तो अपने बच्चे की तरह पाला है मुझे। देखना, मैं राजेश को सही औरत लाके दूंगा। चाचा शादी के लिए औरत देखने में लग गए। जगह जगह के आदमियों से चर्चा की, कुछ रिश्तेदारियों में संदेशा पहुंचवाया कि कहीं राजेश के लायक कोई औरत हो तो बताना। कुछ दिनों के बाद एक गांव से खबर आई कि यहाँ एक ऐसी औरत रहती है, बड़े ही गरीब घर की है, बाप के पास कुछ नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो रिश्ता हो जाएगा। चाचा राजेश के साथ उसी गांव में पहुंच गए जिन्होंने संदेशा भिजवाया था। उन्हीं के घर रुके, नमस्कार कुशल क्षेम के बाद चाय पी। थोड़ी देर बाद घर के मुखिया ने कहना शुरू किया, देखो राजेश बाबू, आप ठहरे बड़े किसान, कोशिश करोगे तो आपको कुंवारी कन्या मिल जाएगी, थोड़ा बहुत दहेज भी मिल जाएगा। अभी आपकी उम्र ही क्या है, अब तो 40 छोड़ो 45 साल के भी शादी कर रहे हैं। पर मैंने जो देखा है उसका जवाब नहीं। देखने में सांवली जरूर है, कद भी छोटा है, पर है बड़ी होशियार, अपने बाप को पाल रही है। हमारे ही बिरादरी के हैं। इसके दादा गलत सोहलत में पड़ गए थे, तमाम बुरे काम, शराब, जुआ, सब संपत्ति बेचकर मरते समय कंगाल हो गए थे। आगे को एक लड़का था, उसी का बाप हमारे खेतों में काम करता है। न पढ़ा न लिखा न जमीन, और करता भी क्या, बीबी पहले ही मर चुकी है। हमने रहने के लिए छोटा सा मकान बनाकर दे दिया था, उसी में रहते हैं। मेरे कहने को टालेंगे नहीं, कहो तो मैं लड़की और उसके बाप को बुला देता हूँ। और यह भी सुन लो, हमने उसकी शादी भी करवा दी थी। एक अच्छे परिवार में पति को पसंद नहीं आई, उसने छोड़ दिया। यही रहती है, इंटर तक का कॉलेज है, गांव में इंटर तक पढ़ी है। अगर शहर में किसी सेठ के यहाँ पैदा हुई होती तो डॉक्टर बैरिस्टर होती। राजेश जी घर बनाने वाली है, सिलाई कढ़ाई करती है, गांव के बच्चों को घर पर पढ़ाती है, बड़ी शालीन है, किसी से कभी जोर से बोली नहीं होगी। मैं अपनी लड़की समझता हूँ उसे। अगर आप राजी हो गए तो उस बेचारी की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर भी बन जाएगा। राजेश ने गौर से बातें सुनी और औरत और उसके बाप को बुलाने को आग्रह किया। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटी सामने बैठे थे। वाकई रंग काला ही था, फिर गरीब थी, परित्यक्ता थी। फिक्र में जीने वालों का रंग वैसे ही काला पड़ जाता है। 25-26 की होगी, चेहरे से ज्यादा की लग रही थी। बाप कुछ बोला नहीं, गर्दन झुकाकर एक तरफ को बैठ गया। राजेश ने नाम पूछा तो औरत ने रूपा बता दिया। शादी के लिए पूछने पर कह दिया जैसा ताऊजी कहेंगे। फिर राजेश के चाचा ने कहना शुरू किया, देखो बिटिया, ये 2 बच्चों का बाप है। घर में बूढ़ी माँ है, घरवाली के इलाज में बहुत बर्बाद हो गया है। इसके पास जमा पूंजी कुछ नहीं है, बस एक ट्रैक्टर और खेत में ट्यूबवेल है। एक हवेली और 7-8 एकड़ जमीन है। सारे जानवर बहू की बीमारी के दौरान देखभाल न हो पाने की खातिर बेच दिए हैं। तुम समझ लो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भाभी को संभालना होगा, बच्चों की देखभाल करनी होगी। तुम ये सब कर लोगी? रूपा ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उस रिश्तेदार जिसके यहाँ रुके थे ने कहना शुरू किया, बेटी ये बड़े किसान हैं, परेशानी किसे नहीं आती। सब दिन एक समान नहीं होते, जमी जमाई गृहस्थी है, मुझे यकीन है तुम जरूर संभाल लोगी। फिर राजेश की तरफ मुखातिब होकर बोले, राजेश जी आपने इसे देख लिया है, आप हाँ कर रहे हो? राजेश ने भी हाँ कह दिया। दूसरे दिन गांव के ही पंडित ने गांव के मंदिर में एक दूसरे के गले में जयमाला डलवा दी। राजेश और उसके चाचा रूपा को लेकर गांव आ गए। चाचा जी ने अपने घर से खाना पकाकर भेज दिया। खाना खा पीकर थोड़ी देर बातचीत कर सब सो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही जाग की खड़ी हुई रूपा पूरे मकान की सफाई की, छतों के जाले साफ किए, आंगन की लिपाई कर दी, फर्श पर पोंछा लगाया, सभी कपड़ों की तह कर करीने से जगह पर रखे, रसोई की धुलाई कर दी। राजेश थोड़ी देर देखता रहा, फिर उठकर वह भी रूपा का हाथ बटाने लगा। पड़ोस से दूध लाया, चाय बनाई, माँ को जगाया, उन्हें चाय पिलाई। फिर रूपा ने दोनों बच्चे जगाए, उनको सुबह ही नहला दिया, उनको नए कपड़े पहना दिए, दूध पिलाकर आंगन में खाट बिछाकर बैठा दिए। वे दानों खेलने लगे, मांझी को नहला दिया, उनके बालों में थोड़ा तेल चुपड़कर कंघी कर दी, साफ धोती पहनने को दी।
उनको भी बाहर खाट पर बिठा दिया। अब देखो, कल शाम ही रूपा घर में आई थी। सुबह उसके काम को देखकर लग रहा था जैसे बरसों से यहीं रह रही हो। वो भी क्यों न सेवा भाव हो तो हाथ पैर काम की तरफ अपने आप चलने लगते हैं। रूपा रसोई में गई, सभी डिब्बे खोलकर देखा किस डिब्बे में क्या डाले हैं। आटा चावल के बर्तन टटोले। राजेश खेतों से कुछ सब्जियां ले आया। इतने में रूपा ने पराठे सेक दिए। सभी का नाश्ता हो गया। नाश्ते से निपटकर रूपा ने घर के सभी कपड़े धोए। राजेश ने हैंडपंप चलाकर रूपा का सहयोग किया। दोनों ने मिलकर कपड़े फैला दिए। माँ आंगन में खाट पर बैठकर रूपा को काम करते हुए एकटक देखती रही। चंद घंटों में ही घर की काया पलट दी रूपा ने। सुबह के सारे कामों से निपट खुद नहा धोकर रूपा ने माँ जी से पूछा, दिन में खाने के लिए क्या पकाना है। माँ जी ने उसे अपने साथ थोड़ी देर खाट पर बैठाया। कुलदीपक संशय भरी निगाह से देख रहा था रूपा को। उसने हाथ पकड़कर खींचा, अपने सीने से लगाया। उसने उसके गालों को कई बार चूमा, फिर उसे छोड़कर मीनाक्षी को गोद में उठा लिया। उसे लेकर आंगन में ही टहलने लगी। चंद घंटों में ही बच्चे भी अपना लिए, माँ भी खुश। पड़ोस में नई दुल्हन आई हो और पड़ोस ने देखने को न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा दोपहर के समय एक एक दो दो करके घर में आने लगी। रूपा का रंग रूप देखकर सभी माँ जी से फुसफुसाने लगी, अरे लाना ही था तो किसी अच्छी सी देखने भालने में ठीक सी लाते। ये क्या लाए हो, इतनी जल्दी भी क्या थी। अभी 6 महीने ही तो हुए हैं कमलेश को मरे। हमसे कहते हमारे मायके में है, एक पति से बनी नहीं, मायके में ही रह रही है, इतनी सुंदर की पूछो मत। माँ जी उनको सुनती रही, बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर में रूपा चाय बना लेकर आई, सबको चाय के कप पकड़वाए। फिर जिसको माँ जी ने बताया उनके पैर छुए सामने बैठ गई। पड़ोसनों का आना जाना 2-3 घंटे चला। आखिर में छाया आई। छाया इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी बहू है। MA तक पढ़ी है। लंबी सी चोटी मांग में सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, गदराया हुआ शरीर, गोरा चिट्ठा रंग जैसे अंग्रेज हो। गांव भर में इसके रूप रंग के चर्चे होते हैं। पति भी बहुत प्यार करता है। गांव के जवान लड़के घर पर मंडराते रहते हैं। बड़े सलीके से रहती है। आसपास की औरतें इससे ईर्ष्या रखती हैं। बहुत कम बोलचाल है, कुछ घमंडी टाइप की है। यह नई बहुओं को देखने के लिए इसलिए जाती है कि कहीं आने वाली मुझसे ज्यादा सुंदर तो नहीं। बनाव श्रृंगार में घंटों लगाती है, इसके खर्चे भी बहुत हैं। छाया के पति ने घर में टीवी, फ्रिज, गैस चूल्हा सब रखा है। इन सब के लिए अपना पुराना ट्रैक्टर तक बेच दिया। जो इनकम होती है कुछ फैशन में, कुछ जायके के हवाले हो जाती है। पर है बहुत खुश। बीबी जो अति सुंदर है। छाया ने भरपूर नजर रूपा के चेहरे पर डाली, पूरा शरीर आंखों से टटोला, फिर मांझी की तरफ मुस्कुराकर देखा, अपने घर चली आई। रूपा के रूप रंग से गांव की रूपवतियां खुश नहीं थी। एक ने दूसरे से कहा, हमें क्या है, जब राजेश को पसंद है तो ठीक है। रूपा को आए पूरा हफ्ता हो चुका है। माँ जी को लग रहा है जैसे रूपा हफ्ता नहीं बरसों से साथ है। सेवा में लगी रहती है। राजेश से कहकर दूध देने वाली भैंस खरीद ली। बच्चों को दूध घर का मिलने लगा। कुलदीपक स्कूल जाने लगा है। मीनाक्षी अभी 1.5 साल की है। रूपा कुलदीपक को बड़े प्यार से पढ़ा रही है। बच्चे मम्मी मम्मी कहने लग गए हैं। राजेश खेतों की देखरेख में लग गया है। माँ जी सुबह शाम घूमने लगी हैं। राजेश के चाचा उसकी मम्मी के सामने बैठे हैं। रूपा की चर्चा पूरे गांव में है। बोल, भगवान ने मेरी लाज रख दी, मैं अपने को धन्य भाग समझता हूँ। भाभी जी जो रूपा जैसी बेमिसाल औरत हमारे गांव में है। मांझी की आंखें एक बार फिर छलछलाने लगी, पर ये आंसू खुशी के थे जो रूपा ने माँ जी को दी थी। आज इस बड़ापोर गांव में रूपा से रूपवान कोई औरत नहीं है, पर रूपा दूसरी औरत के रूप में आई है। काश कोई रूपा जैसी दुल्हन पहली औरत के रूप में सहर्ष ले आता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।